विश्व आर्द्र दिवस की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। 2021 का सदवाक्य है आर्द्र भूमि और जल, यानी कि बिटलैंड्स और वाटर का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको लेके इस बार रखा गया है इसका। तो 2021 कई मायनों में परिपूर्ण है। इससे पहले अभी 2020 में एक महामारी से गुजरे हैं। ये महामारी कहीं ना कहीं हमारी इकोलॉजिकल में हो रहे परिवर्तन, इकोलॉजी डिस्टरबेंसेस, इकोसिस्टम में हो रहे डिस्टरबेंसेस को कहीं न कहीं इंडिकेटर करता है, और जब इकोसिस्टम गड़बड़ाता है उसी समय कोई ना कोई संसार में नई महामारी उत्पन्न होती है, जैसा कि 2020 में हुआ कि एक जो इकोसिस्टम था, जो जीव तंत्र था, जो फूड साइकिल थी, फूड वेव्स थी, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन के द्वारा डिस्टरबेंस की गई है। इस संसार में सभी जीवों का प्राकृतिक संसाधनों पर एक समान अधिकार है, लेकिन वर्तमान समय में ये अधिकार जो मनुष्य जो है बाकी जीवों से ताकतवर है, इसलिए वो प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कब्जा करना चाह रहा है। तो देखा जाए कि अब जो प्राकृतिक धरोहर है, प्राकृतिक संसाधन है हमारे, उनके ऊपर कुछ पूंजीपति वर्ग जो है वो अपना एकाधिकार करता चला जा रहा है, जिससे जो प्राकृतिक संसाधन है, इको तंत्र है, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें बहुत सारे व्यवधान हो रहे हैं। उनका जो एक नेचुरल साइकिल है, नेचुरल फिनोमेना है, वो डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं, जिसका परिणाम समय समय पर हमें। तो आज हम बात करेंगे 2 फरवरी। तो 2 फरवरी आज हमारा बिटलैंड्स डे है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो आज के ही दिन 1997 में इस दिवस को मनाने का आरंभ किया गया था। उस समय उस 50 देशों ने इसको एक्सेप्ट किया था और इसको मनाना स्टार्ट किया है, और हर वर्ष कोई ना कोई एक नया टास्क लेते हैं और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जो बिटलैंड्स डे है, देखा जाए तो बिटलैंड्स डे रामसर कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है। रामसर बेसिकली ईरान में एक जगह थी जहां पर बिटलैंड कंजर्वेशन के लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, और वहीं पर एक डिसाइड किया गया था कि जिस तरीके से बाकी हम इकोसिस्टम रिसोर्स को या नेचुरल हैबिटाट्स को हम कंजर्व करते हैं, उसी तरीके से जो बिटलैंड्स हैं उनको भी कंजर्व करना चाहिए। और वहीं से वो उस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 2 फरवरी को किया गया था, और वहीं पर इसकी स्टार्टिंग हुई। तो जो ऐसे बिटलैंड्स जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हैं, उनको रामसर साइट का नाम दिया जाता है। तो बिटलैंड्स में देखा जाए, बेसिकली बिटलैंड्स जो है नेशनल पार्क, सेंचुरी, बॉटनिकल गार्डन, सेक्रेड ग्रूव्स और सीड बैंक, इस क्रायो प्रिजर्वेशन, तो एक अलग तरीके का एक जीन बैंक है, एक जीन डाइवर्सिटी है नेचर की, जहां पर यूनिक फूड वेब, यूनिक फूड चैन, यूनिक इकोसिस्टम मिलता है। यहाँ पर बर्ड्स मिलती हैं, फिशेज मिलती हैं, इंसेक्ट मिलते हैं, एनिमल मिलते हैं, एक अलग तरीके की फूड वेब्स है। यहाँ पर सीडीज ग्रासेस मिलते हैं, ट्रीज मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, तो ये एक अलग तरीके की है। तो देखा जाए पूरा इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर बहुत सारी साइकिल्स चलती हैं। लेकिन अगर एक इकोसिस्टम गड़बड़ाएगा, एक इकोसिस्टम की चैन टूटेगी, तो पूरे का पूरा फूड चेन सिस्टम बिगड़ जाएगा। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि एक सीडिज प्लांट होता है या वाटर में पाया जाने वाला प्लांट होता है, वाटर में उपस्थित विभिन्न फिशेस, दूसरे एनिमल्स के लार्वा होते हैं वो खाते हैं, उस स्मॉल फिशेस को बिग फिशेस खाती है, इस बिग फिशेस को क्रेन्स खाते हैं, या दूसरे एनिमल्स उसको यूज करते हैं खाने में, और उसको एक तीसरा एनिमल करता है, तीसरे से चौथा। इस तरीके से फूड वेब्स मिलती है, उस तरह की दूसरी भी मिलती है। तो अगर एक फूड वेब टूटेगी, तो जिस तरीके से अगर हम एग्जाम्पल दें कि बहुत सारी वर्ड्स जो हैं वो पीपल पर रहती हैं, बरगद पर रहती हैं, उसके फूड को खाती हैं, सीड को, अगर जब तक वो नहीं खाएंगी तो एक नेचुरल फिनोमिना होता है, वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो वो उस स्पीसीज का देखा जाए सीड जर्मिनेट नहीं होगा।
तो अगर पीपल की एक स्पीसीज प्लांट खत्म हो रहा तो एक स्पीसीज नहीं खत्म हो रही, उस पर डिपेंडेंट बहुत दूसरी सारी जो स्पीसीज है इंसेक्ट की, बर्ड्स की, वो भी समाप्त हो जाएंगी क्योंकि उनका भोजन समाप्त हो रहा है। और अगर देखा जाए अगर बर्ड समाप्त हो रही तो हमारा पीपल भी समाप्त हो जाएगा क्योंकि उसके जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए देखा जाए कि पूरा इकोतंत्र जो है वो कहीं ना कहीं एक चेन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिसके डिस्टर्बेंसेस होने से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र, पूरा इकोसिस्टम जो है वो। तो आज की बात करते हैं आर्द्र भूमि। जलमग्न अथवा आर्द्र भूमि को बिटलैंड कहते हैं। प्राकृतिक अथवा कृत्रिम, स्थायी व अस्थायी, पूर्णकालिक, आर्द्र व अल्पकालिक, स्थिर जल, अस्थिर जल, स्वच्छ अस्वच्छ, लवण, मटमैला जल, इन सभी प्रकार के स्थल बिटलैंड के अंतर्गत आते हैं। समुद्री जल जहां भाटा जल की गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती बिटलैंड कहलाता है। Wetland are the defined the lands transitional between transitional and aquatic ecosystem where the water table is usually at near the surface of the land covered by the shallow water। ऐसे स्थान जहां पर सीजनल या साल भर पानी उपलब्ध रहता है उन स्थानों को बिटलैंड्स कहते हैं। इसमें झील, कृत्रिम झील, प्राकृतिक झील, समुद्री पानी या समुद्री एरिया जहां पर 6 मीटर से अधिक गहराई ना हो, उन स्थानों को हम बिटलैंड्स कहते हैं। तो बिटलैंड्स आवर द वेयर द वाटर मीट लैंड्स, यानी कि बिटलैंड्स वो जगह है जहां पानी और स्थल दोनों आपस में मिलते हैं। दी आर इंक्लूड मैंग्रोव्स, पीटलैंड्स, मार्सी, रिवर्स, लैक्स, डेल्टाज, flood plains and flooded forest, rice field and even coral reefs. Wetlands exist in the every country and in every climatic zone from the polar regions to the tropics and from the high altitude to dry regions। तो देखा जाए बिटलैंड्स वह स्थान है जहां पर वाटर बॉडी और टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन आपस में मिलते हैं। इसके अंतर्गत हमारे मैंग्रूव प्लांट आते हैं, मैंग्रूव एरियाज आते हैं, पिटलैंड्स आते हैं, मार्सी बहुत दलदलीय क्षेत्र जहाँ ट्रीज होते हैं, ग्रासेस होती है और कुछ वाटर बॉडी भी होती है। तो ऐसे एरिया, डेल्टाज, फ्लड्स, वो सब एरिया जो है हमारे बिटलैंड्स के अंतर्गत आते हैं। तो हम आज बात हम करेंगे कि जो बिटलैंड सेलिब्रेशन जो 2 फरवरी को किया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इसका बीज प्रफुल्लित हुआ, प्रज्वलित हुआ, ये अग्नि कैसे लगी, कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखा जाए कि नेचर ने, हम बॉटनिकल गार्डन बना रहे हैं तो वहाँ प्लांट को कंजर्व करते हैं, एनिम और नेशनल पार्क बना रहे हैं वहाँ प्लांट एनिमल दोनों को कंजर्व करते हैं। लेकिन जो बिटलैंड्स हैं वो एक स्पेसिफिक और यूनिक एरियाज हैं, तो उनके लिए अलग से कंजर्वेशन प्रोसेस, एक नेटवर्क बनाया गया था रामसर कन्वेंशन में। उस रामसर कन्वेंशन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उसकी नींव कैसे पड़ी, डालेंगे। रामसर कन्वेंशन और द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स was established in 1971 and came into the force in the year 1975 upon the receipt by the UNESCO। तो देखा जाए जो पावरफुल यानी कि बॉडी के रूप में जो आया था कन्वेंशन में 1971 में सामने आया, जमीन पे जो काम हुआ था, और यूनेस्को ने इसको अडॉप्ट किया और 1975 में 1975 में इसको फोर्सफुली लागू किया, लोगों के बीच में लाए। देयर आर 171 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ऑफ द रामसर कन्वेंशन। प्रेजेंट समय में जो रामसर कन्वेंशन एसोसिएशन है उसमें 171 कंट्रीज हैं जो पार्टी के रूप में सम्मिलित हैं। इंडिया साइन द रामसर कन्वेंशन 1 फरवरी 1982। इंडिया इस एसोसिएशन में 1 फरवरी 1942 को। रामसर कन्वेंशन की स्टार्टिंग कैसे हुई, इस टाइम लाइन पर हम फोकस डालते हैं कि कहां से ये बात स्टार्ट हुई। तो रामसर कन्वेंशन देखा जाए 1971 में पृथ्वी पर आया, जमीन पर आया, लोगों की नजर में आया। उससे पहले से बहुत सारा काम हुआ था। तो रामसर कन्वेंशन का अगर देखा जाए तो वो 1962 से काम स्टार्ट हो गया था। 1962 एमआर कॉन्फ्रेंस कॉल्ड फॉर द इंटरनेशनल टेरिटरी फॉर वेटलैंड्स which hold from 12 to 16 नवंबर 1962। तो 1962 में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय बिटलैंड संधि की गई और उस पर उन्होंने काम किया गया था। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो 12 नवंबर से 16 नवंबर 1962 तक चली थी। 1963 टू
1970 टेक्स्ट वाज निगोशिएटेड और उस समय इस पर काम किया गया। 1971 रामसर कॉन्फ्रेंस हेल्ड 2 to 3 फरवरी 1971 with 18 nation agreed convention on wetlands of the international importance. The TT was signed on 3 फरवरी 1971। 1971 में 18 देशों के बीच समझौता हुआ वेटलैंड्स के डेवलपमेंट को लेकर, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को लेकर, और ये कॉन्फ्रेंस 2 से 3 फरवरी तक चली। 3 फरवरी को इस संधि पर, ट्रीटी पर साइन कर दिए गए। 1974 8 मई 1974 कोबार्ग पेंसुला इन ऑस्ट्रेलिया वाज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट रामसर साइट इन द वर्ल्ड। अगर देखा जाए 1974 यानी कि 8 मई 1974 को विश्व का पहला रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था कोबर्ग पेंसुला ऑस्ट्रेलिया को। 1975 रामसर कन्वेंशन कम इनटू फोर्स 1 दिसंबर 1974 और 1 दिसंबर 1975 से रामसर कन्वेंशन ने अपना फोर्स 1918 first meet of the conference of the contracting parties CPI first had Cagliari, Italy from 24 to 29 November 1918. The convention had 28 member states. 1980 में इटली में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उस समय इसमें केवल 28 मेंबर 28 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। 1984 बाई CPI-2 तो जो हमारा था कन्वेंशन, दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई ग्रोनिजन नीदरलैंड्स में और 7 to 12 मई तक ये चली थी। 1984 द कन्वेंशन हेल्ड 35 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज और इस कॉन्फ्रेंस में जो संख्या बढ़ के हुई थी देशों की वो 35 हो गई। 1986 द पेरिस प्रोटोकॉल कम टू इफेक्ट ऑन अक्टूबर 1896। 1986 में पेरिस प्रोटोकॉल लाया गया और जो 1 अक्टूबर 1986 से लागू हुआ। Establishing the procedure of amending convention and the adaptation of official versions of the treaty in Arabic, French, English, German, Russian and Spanish language। और उसमें क्या अडेप्टेशन किया गया कि इतनी अरेबिक, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, रशियन और स्पेनिश लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब किया गया था। 1987 CPI थर्ड हैड हेल्ड Regina, Canada from 27 May to 5 June 1987। 44 parties joined the convention। 1987 में रामसर कन्वेंशन में 44 लोगों ने पार्टी को ज्वाइन। 1988 Ramsar Bureau was established with Mr. Don Navid as the first Secretary General on 1 जनवरी 1988। 1988 में रामसर ब्यूरो का एक सेक्रेटरी चुना गया मिस्टर डॉन नेविड को, जो यूएसए से बिलोंग करते थे। इनको जो है 1 जनवरी 1988 को चुना गया था। 1980 56 आउट ऑफ 59 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। 1990 तक आते आते इस संगठन में 59 देशों ने पार्टिसिपेट किया। COP4 हेल्ड इन द मॉन्ट्रेक्स स्विट्जरलैंड में आयोजन किया गया। 1933 CPI-5 was held in the Kusero, Japan from 1960 June 1933। The convention held 77 contracting parties। 1994 Regina Amendment entered the force after being ratified by 2/3 of the contracting parties on 1 May 1994। 1955 Delmar Blasco, Argentina became the convention second secretary general on 26 अगस्त 1955। डेलमोरे ब्लास्को को 1995 सेकेंड सेक्रेटरी चुना गया। 1996 COP6 was held in Brisbane, Australia from 19 to 27 March 1996। 93 countries joined the convention और 1986 तक आते आते जो कन्वेंशन का पार्टिसिपेशन था वो 93 कंट्रीज इसको। 1997 द फर्स्ट वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट ऑन 2 फरवरी इन 15 नेशन बिकमिंग एनुअल्स। 97 में आयोजन किया गया था। उस समय 50 देशों ने मिलकर
2 फरवरी को बिटलैंड्स डे के रूप में मनाने का आयोजन शुरू किया और वहीं से विश्व बिटलैंड डे यानी कि वर्ल्ड बिटलैंड डे की सेलिब्रेशन की शुरुआत हुई थी 1997 में। 1999 COP7 was held in the San Jose, Costa Rica from 18 to 10 to 18 May 99। कन्वेंशन हेल्ड 114 मेंबर्स स्टेट्स। तो 1999 में कस्टरीका में कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस में 114 114 मेंबर्स की संख्या हो गई। 99 होंडुरासु डिजिग्नेटेड द सिस्टिमा डी होमोडेल्स डिलो जोना सर डी होंडुरासु एंड कन्वेंशन 100 1000 रामसर साइट्स और वहां पर इसको डिक्लेरेशन किया गया। टू 2001 on the 1 August 2000 the first transboundary Ramsar site was agreed by the Hungary and Slovakia। तो यहाँ पर पहला एग्रीमेंट हुआ 1922। COP8 was held in Valencia, Spain from 1826 November 2002। The convention had 133 contracting parties और 2002 तक आते आते जो संख्या थी वो 133 हो गई। 2013 में पीटर ब्रिजिस बाटर बिकम द कन्वेंशन थर्ड सेक्रेटरी जनरल ऑन 1 अगस्त 92 और 2003 में रामसर ब्यूरो को एक तीसरा सेक्रेटरी जनरल मिला। इनका नाम था पीटर ब्रिजिस बाटर। 2005 COP9 is held in कंपाला युगांडा। 2005 में कन्वेंशन का आयोजन कंपाला युगांडा में किया गया था और इस कन्वेंशन में जो कंट्रीज की संख्या थी वो 146 हो गई थी। 2007 एजेंडा टेगा बिकम द कन्वेंशन फोर्थ सेक्रेटरी जनरल 1 अगस्त 2007 और 2007 में कन्वेंशन को चौथा सेक्रेटरी प्राप्त हुआ। 2008 गैम्बिया and Senegal agreed on the collaborative management of convention 10th transboundary Ramsar site Numu Salmu 1 October 2008 the first transboundary outside of Europe। तो 2008 में देखा जाए पहला ट्रांसबाउंड्री रामसर साइट्स बनाया गया। इन एडिशन द CPI-10 was held in the Yangon and Republic of Korea from 28 October 4 November 2008। The convention held 158 contracting parties। 2010 the convention official YouTube channel was launched on 1 March 2010। तो देखा जाए इसमें बहुत बड़ा काम शुरू हुआ 1 मार्च 2020 को इस कन्वेंसिंग इसमें जो है यूट्यूब को भी शामिल किया गया। 2011 द कन्वेंशन सेलिब्रेट its 14th year of the activities 1 February to 1 December 2011 the 15th edition of the World Wetlands the celebrate of the theme of forest water of उस समय जो 2001 में फॉरेस्ट फॉर द वाटर एंड बिटलैंड्स थीम को लेकर जो है इसमें सेलिब्रेशन किया गया। इन एडिशन दिस रामसर ज्वाइंट फेसबुक ऑन 2000 अगस्त और रामसर जी ने फेसबुक को 20 अगस्त 2011 को ज्वाइन किया जिससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो है वाटर है, वाटर का फ्लो है, किस तरीके से वाटर आउटकम एंड इनकम उसमें होता है, किस तरीके से जो साइड से है वो हमारे वाटर सिस्टम नेचुरल रिसोर्स से आता है और वो फ्लो किस तरीके से होता है इस चीज देखेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे ये यहाँ से वाटर इंटर कर रहा है और यहाँ पॉन्ड्स में वाटर इंटर करने के बाद यहाँ पर कुछ समय स्टोर होता है फिर फिल्टर होता है जितनी भी इसमें इम्प्योरिटीज होती है यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है और वहां से होकर सीधे फिल्टर होकर वाटर आगे बढ़ जाता है। तो दिस अपर साइड इज कॉल्ड अपर सरफेस। इस तरीके से देखा जाए वाटर जो फ्लो होता है तो देखते हैं कि लोअर सरफेस वाटर जो जमीन में अंदर चला ड्रेनेज हो जाता है इट्स कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। टाइप ऑफ वेटलैंड्स पोजीशन और ज्योग्राफिक रीजन के अनुसार कोस्ट वेटलैंड्स shallow lakes and ponds, marshy swamp and coastal wetlands are the found in the areas between the open sea and are not influenced by the river such as shorelines beaches mangroves and coral reefs as a good example is the mangrove swamp found in the sheltered tropical coastal। तो कोस्टल बिटलैंड्स वो बिटलैंड्स आते हैं जहां पर न तो नदी समुद्र से मिलती है
सी के किनारे एक ओपन एरिया होता है, वो शोर लाइन हो सकता है, बीचेज हो सकते हैं, मैंग्रोव्स हो सकता है, कोरल रीफ हो सकते हैं। तो ऐसे स्थानों को हम कोस्टल वेटलैंड के नाम से, shallow lakes and ponds, तो जो तालाब होते हैं, द बिटलैंड्स, दीज बिटलैंड्स आर द एरियाज ऑफ परमानेंट और सेमी परमानेंट वाटर विद द लिटिल फ्लो, द इंक्लूड्स वर्नल पॉन्ड्स, स्प्रिंग पूल्स, साल्ट लेक्स एंड वोल्केनिक क्रेटर्स। तो इस तरह के जो हमारे पॉन्ड सिस्टम होते हैं, ये कहें बिटलैंड्स होते हैं, वो बहुत ही कम गहरे होते हैं, उथले होते हैं। इस तरह के बिटलैंड्स अगर हम देखें, हमारे पॉन्ड्स में मिल जाएंगे, स्प्रिंग पोल्स में मिल जाएंगे, साल्ट लेक्स में मिल जाएंगे। तो बारकनो क्रेटर यानी कि ज्वालामुखी को फटने से जो झीलें बन जाती हैं, वहां पर इस तरह के प्लांट मार्सी, दीज आर द periodically saturated filled ponded with the water characterized by the herbaceous vegetation adapted to wet soil condition. Marshy are the further characterized the tidal marshy and the non-tidal marshy। तो देखा जाए ऐसे प्लांट बॉडी या ऐसी वाटर बॉडी जहां पर पानी सैलाब के द्वारा आता हो, उससे भरा हुआ रहता हो और पॉन्ड्स के रूप में पाया जाता हो। इस तरीके के जो रीजन्स हैं वो हमें नदियों के किनारे मिलते हैं कि जब रिवर्स अपना रास्ता बदल देती है तो कुछ लो एरिया बचते हैं, वाटर लैगिंग एरिया बच जाते हैं, जो इस तरीके के वाटर बॉडी का निर्माण करते हैं, जिसे मार्सी विटलैंड्स कह सकते हैं। मार्सी विटलैंड टू टाइप्स के होते हैं, टाइडल एंड नॉन टाइडल। यानी कि जो बड़ी वाटर बॉडी होती है वो टाइडल होती है, छोटी बॉडी होती है उसमें वाटर हमारा स्टैग्नेंट रहता है। इस तरीके की वाटर बॉडी को हम टाइडल। स्वैम्प्स, स्वैम्प ऑफ द फ्रेश वाटर विटलैंड्स, दे आर डोमिनेटेड बाय द वुडी प्लांट्स। स्वैम्प ऐसे वाटर विटलैंड्स होते हैं जहां पर वुडी प्लांट्स वाटर के अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरीके के देखें जो वाटर विटलैंड्स, अगर हम बास में यूपी में देखें तो जैसे हम दुधवा नेशनल पार्क में जाएंगे पलिया किला की तरफ, तो देखेंगे कुछ वाटर बॉडी, कुछ एरिया वाटर लॉगिंग रहता है, लेकिन उसके अंदर ट्रीज भी पाए जाते हैं, ग्रासेज भी पाई जाती है, दूसरे प्लांट्स पाए जाते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्वैम्प्स आर दे आर बिकम सैचुरेटेड एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम एंड रिवर्स। तो इस तरीके के वाटर जो है, इस तरीके के जो हमारे बिटलैंड्स हैं, स्वयं बिटलैंड्स, वो रिवर्स के मिलते हैं, रिवर फ्रंट्स में मिलते हैं, रिवर किनारे मिलते हैं, स्ट्रीम्स में पाए जाते हैं। दे आर रिचनाइज साइप्रस ट्री इन द फाउंडर फॉरेस्ट स्वयं। तो इस तरीके के देखें कि साइप्रस के मेंबर्स इसमें पाए जाते हैं इस तरीके के, तो उनको आसानी से हम पहुंच सकते हैं। ये बेसिकली स्वयं बिटलैंड्स में ही। दिस इज द photographs of swamp wetlands. Bog wetlands. Bogs are the waterlogged peat is the old lake basin is the depression in the landscape. Almost water in the bogs come from the rainfall। तो किसी वाटर बॉडी में अगर बरसात के द्वारा जो पानी इकट्ठा हो रहा है और उसके ऊपर घास डिपॉजिट होती चली जा रही, दिस टाइप ऑफ पिट लैंड्स कहलाते हैं। बेसिन से डिप्रेशन हो जाता है, लैंडस्केप दब जाती है, तो इसमें वाटर पानी भरा रहता है। तो इस तरीके के जो वाटर रेनफॉल के द्वारा कलेक्ट होता है इज कॉल्ड बॉग विटलैंड्स। इसकी कुछ तस्वीर दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं, पिक्चर्स जो हैं, पिक्चर्स देखेंगे किस तरीके के ये है। ऐश्वर्य द एरिया विद द रिवर मीट सी एंड वाटर चेंज द फ्रॉम द फ्रेश टू साल्ट कैन ऑफर एन एक्सट्रीमली रिच mix of biodiversity. These wetlands include deltas, tidal, मड फ्लैट्स एंड साल्ट मार्सी। इस ये वो एरिया है जहाँ पर सी और रिवर्स मिलते हैं आपस में, यहाँ पर साल्ट और जो फ्रेश वाटर वो मिक्स होता है, इंटरमिक्स होता है, तो इसलिए यहाँ पर एक यूनिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, यूनिक स्पीसीज मिलती हैं। तो इस प्रकार के डेल्टा के अंदर डेल्टा है, टाइडल है, फ्लैट्स है, साल्ट मार्सी, इस तरीके के। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट वेटलैंड्स। तो अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, तो होकरा आर्द्रभूमि, सुनासिर मानेसर झील, सौमित्री एंड बुलर झील, जो देखा जाए वेटलैंड्स के नाम से हमारा J&K में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की पोंगबान झील, रेणुका आर्द्रभूमि, चंद्रताल। तो ये बेसिकली तीनों जो हमारे वेटलैंड्स हैं वो हिमाचल प्रदेश में। हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ऊपरी गंगा रिवर्स को भी घोषित किया गया है। फिर हमारा भोज ताल मध्य प्रदेश में है। इसी तरीके से हम बात करें पंजाब की, तो हरकरगा झील, काजली, रोपर, ये तीनों वेटलैंड्स जो है वो पंजाब में स्थित है। केवलादेव एंड सावर झील जो है हमारी राजस्थान में स्थित है। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो गुजरात में स्थित है। केरला में देखा जाए अष्टभूमि, समस्तभूमि, वेम्बनाड कोल,
उड़ीसा में भितरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट और व्हाइट कैलिमियर के नाम से तमिलनाडु में बहुत ही प्रसिद्ध वेटलैंड्स बनाया गया। आंध्रा में कोल्लूर झील, त्रिपुरा में रुद्र सागर, पश्चिम बंगाल में पूर्व प्रथम सुंदरबंस, दीपौर झील, मड़का लोकटक झील, ये जो है इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं। रामसर साइट, फर्स्ट रामसर साइट होने का गौरव प्राप्त है। केशवपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में स्थित है। इस 26 सितंबर 2019 को डिक्लेयर किया गया था। कोलोरू लेक आंध्र प्रदेश 19 अगस्त 2002 को डिक्लेयर किया गया था। लोकटक झील मणिपुर 1990 में डिक्लेयर किया गया था। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात 24 सितंबर 2012 घोषित किया गया था। नंदौर महाराष्ट्र में 21 जून 2009 को डिक्लेयर किया गया था। नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब में स्थित है, 26 नवंबर 1909 को घोषित किया गया था। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव कानपुर में स्थित है, 19 सितंबर 2019 को रामसर साइट घोषित किया गया था। पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, 2 दिसंबर 2019 को घोषित किया गया था। पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में स्थित है, इसको 19 अगस्त 2002 को डिक्लेयर किया गया था। पोंग डाम लेक हिमाचल प्रदेश में है, इसको 2002 में घोषित किया गया था। रेणुका लेक इसको 2005 में घोषित किया गया था। रोपर वेटलैंड पंजाब में स्थित है, 22 जनवरी 2002 को घोषित किया गया था। रुद्र सागर त्रिपुरा में स्थित है, इसको 8 नवंबर 2005 को डिक्लेयर किया गया था। समतपुर कनबाल ताल बिहार में, तो कनबार ताल को बिहार का फर्स्ट रामसर साइट 21 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश, इसको अभी 13 नवंबर 2020 को घोषित किया गया था। लोनार लेक महाराष्ट्र में है, इसको भी 2002 में 20 में घोषित किया गया था। तासो झील लद्दाख में स्थित है, 17 नवंबर 2020 को इसको वेटलैंड्स के नाम। अगर भितरकनिका को देखा जाए तो भितरकनिका इज द मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो इसका रिलेम जो है इंडो मलायन रीजन में मिलता है तक फैला हुआ है। एनिमल साल्ट वाटर क्रोकोडाइल ओलिव रेडली 263 बर्ड्स स्पीसीज वर द रिकॉर्डेड encompasses 170 रेजिडेंट 90 माइग्रेटरी स्पीसीज। तो देखा जाए इसमें 263 बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से 170 रेजिडेंट है इसके और 99 माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आती हैं। इसका टोटल एरिया जो है 650 किलोमीटर स्क्वायर है। ये देखेंगे लोनार लेक है, बहुत ही अच्छी बाउल लाइक स्ट्रक्चर में महाराष्ट्र की सबसे खूबसूरत झील है, जिसका नाम है लोनार सरोवर लेक महाराष्ट्र में। ये डिफरेंट पोजीशंस देखिए इंडिया में किस तरीके से अभी 13 नए रामसर साइट्स घोषित, ये जियोलॉजिकल रामसर साइट्स का जियोलॉजिकल मैप को उधर। अब हम बात करें वेटलैंड्स ऑफ उत्तर प्रदेश, तो वेटलैंड्स को उत्तर प्रदेश में अभी 8 वेटलैंड्स घोषित किया गया, अब तक केवल 8 हो गए। संडई, लाख बख्शी, समसपुर, अलवारा वेटलैंड, समसेरी, नागरिया, कीथम, सिखा, समन एंड सरसई, ये वेटलैंड्स हमारी डिक्लेयर रामसर साइट्स हैं। कीथम संडई बर्ड्स, नवाबगंज पर्वती बर्ड्स, आगरा बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, समर बर्ड सेंचुरी, सरसई एंड अपर गंगा, ये रामसर साइट है। वेटलैंड इन द बरेली, बरेली जब देखा जाए 503 वेटलैंड्स हैं। पीलीभीत रीजन में 132 रिजर्व फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, लेकिन चूका बीच वहाँ का सबसे फेमस वेटलैंड्स जो आप साइड में पिक्चर देख रहे हैं चूका बीच की है। इसे पीलीभीत का गोवा कहा जाता है, इस कॉल्ड मिनी गोवा। इसी तरीके से बीसलपुर में लिलहार इलाहाबास की झील है, जो भी खाली पौराणिक मान्यता है इसमें। पीलीभीत सिटी लिल्लौर झील बरेली में स्थित है। रामगंगा भुता नैनीताल रोड, तो यहाँ पर बहुत सारे वेटलैंड्स पाए जाते हैं जहाँ पर पानी बरस भर भरा रहता है, एक यूनिक डाइवर्स। ये आप देखते हो बरेली की लिल्लौर झील की एक छोटी सी वाटर बॉडी है जहाँ पर फ्रेश वाटर है, इसमें एक्वेटिक प्लांट्स हमारे लेमिना और एजोला वगैरह मिलते हैं, उसमें अंदर पार्ट। ये लिल्लौर झील की मेन पार्ट है, मेन झील है, जो इस समय डेड यानी कि सूख रही है, ड्राई हो रही है, क्योंकि वाटर की एरिया की बहुत बड़ी इसमें कमी हो गई है। तो ऐसी मान्यता है कि लिल्हौर झील जो है वो महाभारत कालीन से जुड़ी हुई है, पांडवों से जुड़ी है, कि इस झील पर पांडवों से यक्ष प्रश्न पूछे गए थे। तो ये बहुत ही पौराणिक झील है, जो वर्तमान समय में शासन प्रशासन की अनदेखी की वजह से मृत हो रही, अपने जो गौरवमयी इतिहास रहा है उसको अस्तित्व धीरे धीरे समा। तो इस तरीके देखें कि वाटर बॉडी जो फ्रेश वाटर बॉडी होती है उसके अंदर कौन कौन से प्लांट मिलते हैं, दिस इज अ लेमिना एंड
एजोला इज द पिस्टिया एंड द लेमना एंड द रेननकुलस। और देखेंगे कि बिटलैंड्स में कितनी कितनी खूब सारी बर्ड्स है। दिस इज द स्पेशल कलेक्शन ऑफ द बर्ड्स फ्रॉम द कमिंग ऑन द वाटर बॉडी एरियाज। इसका द बल्चर गिद्ध जिसे कहते हैं वो हमारे यहाँ से लुप्त हो चुका है। दिस इज द करंट बर्ड्स, some migratory birds, some the residential bird found in the Indian. This is wetlands, Bhoj wetlands found in the Madhya Pradesh. Chandratal found in Himachal Pradesh. Dipor Bell Jheel, the Loktak Jheel, Manipur. This is a Kallor Lake, Andhra Pradesh. This is a very, very beautiful. Nandor, Madheshwar wetlands become the Maharashtra, the first Ramsar sites. This wetlands is the first Ramsar site. Chilka. This is the red colors is located at the bit length of the. अब हम देखते हैं कि बर्ड्स में यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत बर्ड्स हमें बिटलैंड्स में दिखाई देती हैं। और द प्लास्टिक अलार्म, प्लास्टिक किस चीज़ का अलार्म है? प्लास्टिक हमारे इकोसिस्टम को, वाटर ड्रेनेज सिस्टम को और किसी तरीके से जो बर्ड्स वहाँ आती है उनको प्रभावित करती है कि बहुत सारा प्लास्टिक का सामान जाने अनजाने जो है बिटलैंड्स और बॉडी तक, वाटर बॉडी वहां तक पहुंच जाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि जो पक्षी बर्ड्स वहाँ अपना खाना खा रहे होते हैं, फूडिंग कर रहे होते हैं, उस समय उनकी चोंच में फंस जाती है प्लास्टिक। तो वो उनको जब चोंच में क्लोज हो जाएगी तो बाट वो फूड को नहीं ले पाएंगे और एक टाइम आता है, ऐसा आता है कि वो डेड हो जाती है। प्लास्टिक जो है वो हमारे बिटलैंड को समाप्त कर रही है। इसका एक इम्पॉर्टेंट थ्रेड्स है बर्ड्स। बिटलैंड फंक्शंस एंड वैल्यूज, तो देखा जाए बिटलैंड के फंक्शन और वैल्यूज क्या है, के लिए एग्रीकल्चर प्रोवाइड कराते हैं। तो देखा जाए कि जो बिटलैंड से इसका इम्पोर्टेंट क्या है, तो हार्वेस्टिंग सिर्फ प्रोडक्ट, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमें बिटलैंड से प्राप्त होते हैं। जैसे हम लोकल भाषा में बात करें, सिंगाड़ा है, मसीड़ा है, कमल गट्टे हैं और बहुत सारे दूसरे इकोटिक स्पीसीज है जिससे ह्यूमन फूड प्राप्त होता है। इनका उपयोग ह्यूमन के द्वारा किया था। बर्ड्स के लिए बहुत सारा फूड यहाँ से प्राप्त होता है। बर्ड यहाँ पर शेल्टर करती है, ब्रीडिंग करती है, उसके बाद अपना माइग्रेटिव पे चले जाती है, कुछ रहती है यहाँ पर है। कम्युनिटी रिसोर्स, बिटलैंड्स में एक यूनिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। बर्ड डाइवर्सिटी, इंसेक्ट डाइवर्सिटी, फिशी डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी रहती है। द एग्रीकल्चर एंड द ग्रेजिंग, द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फॉर एग्रीकल्चर, तो जहाँ जहाँ बिटलैंड्स होते हैं वहाँ पर भूमि में नमी बनाई रहती है, जिससे कारण जो हमारी क्रॉप कल्टीवेशन है उसमें इंक्रीजमेंट होता है। फिशिंग, बिटलैंड वाटर बॉडी के अंदर फिशिंग भी कर सकते हैं, जिससे बहुत सारा इकोनॉमिक इनकम हमें हो सकती है। फूड पोर्टेबल वाटर, तो फूड में देखा जाए कि पानी को पोर्टेबिलिटी है, जा सकते हैं, ला सकते हैं एक जगह से दूसरी, उसमें काम है ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेस्ट्री, सेटलमेंट इंडस्ट्री, हेल्थ रिकग्नाइजेशन, रिसर्च, एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ, इको टूरिज्म, बायोडाइवर्सिटी, कंसर्न, तो डिफरेंट क्षेत्र में जो है जो इससे लाभ है, जहाँ पर हम बिटलैंड्स का यूज एक अपना ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन के लिए, ह्यूमन वेलफेयर में इसका यूज कर सकते हैं। The importance bitland, the bitland, the among the both productivity ecosystem, the world complete comparable the rain forest and coral forest को complete करता है। तो many species of birds, mammals rely wetland for the food, water and shelter, especially during the migration and breeding। बहुत सारी बर्ड्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो विटलैंड्स के लिए शेल्टर के रूप में, ब्रीडिंग के लिए आदि के लिए अपना डिफरेंट कंडीशंस में इसको यूज करते हैं। ये उनको रोकने का काम है। जैसे फ्लड है, तो बहुत सारा अगर बारिश हो रही है तो बहुत सारा वाटर बॉडी में इकट्ठा हो जाता है जो नीचे को ड्रेनेज हो जाता है और फ्लड से बचाव करने का काम करता है। दूसरे जस्टर क्या है कि जब सूखा पड़ता है तो एनिमल्स की बहुत सारा पानी चाहिए होता है, तो उस समय पानी की सप्लाई जो है वेटलैंड्स में पाई जाती है, जिनसे वो अपना लाइफ वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। तीसरा वेटलैंड्स क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, जिनको क्लाइमेट मिलता है विदेशों से, यहाँ पर ब्रीडिंग करती हैं और उसके बाद वो वापस। दूसरा देखते हैं माइग्रेशन रेस्ट एरिया, यानी कि बर्ड्स वह एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट करके चले जाते हैं। हैबिटाट, हमारे स्पेशल आपके हैबिटाट्स होते हैं। फूड, जिसको बर्ड्स खाती हैं। फन, यानी कि मस्ती कर सकते हैं, जो बड़े वेटलैंड्स हैं वहाँ पर बोटिंग की सुविधा भी होती है।
फ्लड एंड इरोजन्स। और जो हमारे वेटलैंड्स हैं वो सॉइल कंजर्वेशन में बहुत हेल्प करते हैं, इरोजन को रोकने का काम करते हैं, क्लीन वाटर वाटर सप्लाई। तो देखा जाए जो हमारे वेटलैंड्स हैं वो एक फिल्टर का काम करते हैं, किडनीज कहा जा सकता है, और वाटर को प्योर। स्ट्रीम एंड वेटलैंड्स आर द मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर्स बिकम द रोल। तो देखा जाए हार्वेस्टिंग, जो वेटलैंड्स हैं वो बहुत बड़े इम्पोर्टेंट है, उनको बहुत ही मेजर इकोनॉमिक वैल्यूज हैं, जिसके कारण हंटिंग शिकार से हमें पक्षी मिलते हैं, लोग खाना खाते हैं, फिशिंग, निकला एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर। तो इस तरीके से देखा जाए इनका प्रयोग जो है बड़े। वेटलैंड्स आर द हाईली प्रोटेक्टिव इकोसिस्टम द प्रोवाइड बर्ड नियरली टू थर्ड ऑफ द फिश। तो देखा जाए जो वेटलैंड्स है वो बहुत ही बड़ा उत्पादक इकोतंत्र है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए कि 2/3 जो फिशिंग होती है हार्वेस्ट वो वेटलैंड से होती है। वेटलैंड प्ले द इंटीग्रल रोल इन द इकोलॉजिकल ऑफ वाटर सेट। तो देखा जाए वेटलैंड्स जो है एक इकोलॉजी में वाटर सेट के एक बहुत ही इंटीग्रल रोल प्ले करते हैं। दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ शैलो वाटर, हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द आइडियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट फॉर द बेस ऑफ फूड वेव्स एंड फूड फीड वेनी स्पीसीज फिश एम्बिवियन। तो देखा जाए वाटर बॉडी में देखा जाए कि जो वाटर होता है और जो उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है वो भाई बहुत ही हाई लेवल के होते हैं, जो वहाँ पर फीड करने के काम आते हैं। तो बेटा जाए जो जो हमारा वाटर बॉडीज हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उसमें फिशेज है, एम्फीबियन, सेल फिश है, इंसेक्ट, ये सब अपने फूड बिल्कुल डिपेंडेंट रहते हैं। वेटलैंड्स माइक्रोब्स प्लांट्स वाइल्ड लाइफ द पार्ट ऑफ ग्लोबल साइकिल फॉर द वाटर नाइट्रोजन। वेटलैंड्स में पाए जाने वाले माइक्रोब्स प्लांट और वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत सारी ग्लोबल साइकिल को भी रेगुलेट करती है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल एंड वेटलैंड स्टोर carbon within their plant community soil instead the release to the atmosphere as a carbon dioxide। तो देखा जाए कि प्लांट कम्युनिटी से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सॉइल से बाहर निकलती है, जो एटमॉस्फेयर में कलेक्ट हो जाती है। वेटलैंड फंक्शन द नेचुरल बैरियर्स। देखा जाए वेटलैंड एक नेचुरल बैरियर्स तरह काम करता है, दैट ट्रिप एंड स्लोली रिलीज द सरफेस वाटर। और वो वाटर को ट्रिप धीरे धीरे रिलीज करता है। रेन सम मल्ट ग्राउंड वाटर वन थर्ड ऑफ फ्लड वाटर्स। तो देखा जाए वन थर्ड इसमें फ्लड वाटर होता है। वेटलैंड्स वेजिटेशन आल्सो शो द स्पीड फॉर द फ्लड वाटर, लोअरिंग फ्लड हाई एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन। तो देखा जाए यहाँ पर वाटर स्टोरेज होता है, जो पानी का बहाव होता है उसको कम करते हैं, जिससे सॉइल इरोजन को रोकने में भी हेल्प मिलती है। वेटलैंड्स आर द क्रिटिकल टू द ह्यूमन एंड प्लेनेट लाइफ। तो देखा जाए कि वर्तमान समय में जो वेटलैंड्स हैं वो ह्यूमन लाइफ और जो हमारी प्लेनेट है उसके दोनों लाइफ के लिए क्रिटिकल है। More than 1 billion people depend on the for the living and 40% of the world species live on the breed the wetlands। देखा जाए तो वर्ल्ड का मिनिमम 1 बिलियन पीपल जो है वो वेटलैंड से अपनी जीविकोपार्जन करते हैं, उसी पर डिपेंडेंट है। जबकि पूरे वर्ल्ड की 40% स्पीसीज जो है वो ब्रीडिंग के लिए वेटलैंड्स पर डिपेंड है। वेटलैंड्स आर द वाइटल सोर्स फॉर फूड। तो वेटलैंड देखा जाए फूड के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, रॉ मटेरियल, जेनेटिक रिसोर्स है, मेडिसिन एंड हाइड्रोपावर्स के लिए दे प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड द कल्चर। तो जो बड़ी वाटर बॉडीज हैं वहां पर हम पिकनिक स्पॉट डेवलप करके चीजें अलाउ कर सकते हैं। दे प्रोवाइड द हैबिtat फॉर एनिमल प्लांट्स मैनी कंटेन वाइड वैरायटी बायो डाइवर्सिटी ऑफ। तो देखा जाए वेटलैंड्स जो है प्लांट्स एनिमल बर्ड्स इंसेक्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए एक शेल्टर एक हैबिटाट्स को प्रोवाइड कराते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेटलैंड आल्सो प्रोवाइड द इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स फॉर इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल दे आर फार्म नर्सरी फॉर द फिश। देखा जाए वेटलैंड्स एक ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर है जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से फिशरी के काम में फिशरी के बच्चे या जो बनाई जाती है उसके काम में यूज किए जाते हैं। फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर लाइफ आर द क्रिटिकल कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल फिशिंग इंडस्ट्री। तो देखा जाए फ्रेश और मराइन वाटर दोनों में ही क्रिटिकल थ्रेड्स ऑफ द वेटलैंड्स। तो देखा जाए कि वेटलैंड्स के बहुत सारे थ्रेड्स हैं। अर्बनाइजेशन वेटलैंड्स नियर अर्बन सेंटर्स आर द अंडर इंक्रीजिंग डेवलपमेंट प्रेशर फॉर द रेजिडेंशियल। तो देखा जाए जो अर्बन एरिया के वेटलैंड्स और पोल्यूशन बहुत होता है, उन पर वहां बढ़ती जनसंख्या का दबाव रहता है। इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल फैसिलिटीज
अर्बन विटलैंड्स आर द एसेंशियल फॉर द प्रिजर्विंग पब्लिक वाटर सप्लाई। तो देखा जाए जो अर्बन एरिया के विटलैंड्स हैं वो वाटर सप्लाई को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। एग्रीकल्चर, द वास्ट stretches of wetlands have been the converted to paddy field construction. The large number of reservoir canals dams provide for the irrigation significance altered hydrology of association wetlands। तो देखा जाए जो वेटलैंड से एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़े रिजर्वायर बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, जो वहां की हाइड्रोलॉजी को इफेक्टेड करने का काम करते हैं। पोल्यूशन, वेटलैंड्स एक्ट द नेचुरल वाटर फिल्टर। तो देखा जाए जो वेटलैंड्स हैं वो पोल्यूटेड वाटर को फिल्टर करने का काम करते हैं, नेचर का फिल्टर है। हाउ दे कैन ओनली द क्लीन अप द फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड फ्रॉम द एग्रीकल्चर रन ऑफ बट नॉट द मरकरी फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सोर्स अदर टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो देखा जाए जो वेटलैंड्स हैं वो सभी प्रकार के पोल्यूशन को समाप्त या फिल्टर करने का काम नहीं करते। इसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और दूसरे एग्रीकल्चर टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं जिनको फिल्टर नहीं कर पाते हैं। देयर इज ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ वेटलैंड्स। तो देखा जाए कि किस तरीके से इन किस कंसर्न में इनका जो इफेक्ट है, देखा जाए इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो वेटलैंड्स की उसको प्रभावित करने का काम करता है। Climate change, increase the temperature, shifted the participation, increase the frequency of the storm, close drought and floods, increase the atmospheric carbon dioxide, constructing sea level rise up to affected wetlands। देखा जाए जिस तरीके से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है उससे बहुत सारी चीजें शिफ्ट हो रही हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, ड्राट है, सूखा है, फ्लड, ये बहुत तेजी से आ रहे हैं, बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है। तो इस तरीके से देखा गया जो हमारी गर्मी पड़ रही है तो ऊपर जब आइस फॉल होगा तो नीचे जो है सी लेवल बढ़ेगा, और जो होगा सी लेवल बढ़ने से जो वेटलैंड्स है वो अफेक्टेड होंगे। ड्रेडिंग, द रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वेटलैंड्स और रिवर बेड। तो जो गंदा पानी होता है, गंदा मिट्टी होती है, वो हम वाटर रिवर बेड से रिमूव करते हैं, जिस प्रोसेस का डिग्रेडिंग। तो ड्रेडिंग ऑफ स्ट्रोम लोअर द सराउंडिंग वाटर टेबल एंड ड्राई अप द एडजेसेंट। जहां जहां वाटर बॉडीज होती है वहां का वाटर लेवल ऊपर हो जाता है। वाटर इज अ ड्रेनेज फ्रॉम द वेटलैंड्स कटिंग detach the groundwater, collect and transport water out of the wetland. The lower water table and reach wetlands introduce species. Indian wetlands are threatened by the exotic introduced plant species such as water hyacinth and salvania. They clog waterways, complete the native vegetation। तो देखा जाए कुछ विदेशी स्पीसीज आती हैं जो हमारे यहाँ की एंडेमिक स्पीसीज हैं, उनको नष्ट करने का काम करती है, उनको जो एरिया उसको कब्जे में काम करनी, जैसे कि हमारी जलकुंभी है। और साल्वनिया स्पीसीज देखा जाए कि अगर वाटर बॉडी में एक डाल दिया तो पूरी पूरी वाटर बॉडी को कवर करके वहाँ पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने का काम करते हैं। सलिनाइजेशन ओवरवर्ल्ड ओवर विद ड्रावल ऑफ द ग्राउंड वाटर हैज लीड टू द सैलानिसेशन। देखा जो ग्राउंड वाटर अब हमारा इन्फेक्टेड होने से रामसर अफेक्ट एंड कन्वर्ट्स। रामसर कन्वर्ट तो डिफरेंट साइट्स हैं इंडिया की जहां पर हम रामसर साइट को डिक्लेयर किया गया, और हमारे वहां पर वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में अस्तित्व में आया। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संरक्षण के उद्देश्य के विश्व के राष्ट्रों के बीच पहली संधि है। ये संधि विश्व स्तर पर हो रहे आतंकों के नुकसान को रोकने, संरक्षित करने में प्रयास है। 1 फरवरी 1982 को भारत कन्वेंशन में शामिल हुआ। अब इस वर्ष 2020 में कुछ नए आर्द्र भूमि डिक्लेयर किए गए, उनमें नंदूर महेश्वर, केशवपुर मियाँ, ब्यास कंजर्वेशन, नांगल पंजाब, नवाबगंज, पार्वती आगरा, समन, समसपुर, सांडी, सरसई, इनको किया गया। तो टोटल जो 10 रामसर साइट डिक्लेयर किए गए उनमें 1 महाराष्ट्र में है, 3 पंजाब में है और 6 उत्तर प्रदेश में। तो वर्तमान समय में जो कुल संख्या हो गई हमारे वेटलैंड्स की संख्या 42 हो गई है। और नए स्थलों में महाराष्ट्र में पहली बार किसी स्थान को आद्रभूमि घोषित किया गया। तो कुल वो कौन सी 27 बेसिकली वाटर बॉडीज हैं, रामसर साइट्स हैं। तो रामसर स्थल जो बेसिकली राजस्थान, केरला, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, गुजरात, तमिलनाडु, त्रिपुरा
तो किडनीज ऑफ द लैंड, तो जो आर्द्र भूमि को किडनी ऑफ द लैंड स्क्वेप यानी कि भू सदृश गुर्दे भी कहा जाता है। जिस तरीके से किडनी मानव शरीर में जल को शुद्ध करने का कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार आर्द्र भूमि बिटलैंड तंत्र जो है इकोसिस्टम है वो वाटर साइकिल द्वारा वाटर को प्योर करने का काम करता है और प्रदूषणकारी अवयवों को बाहर करती है। जल चक्र पृथ्वी पर उपस्थित जल के एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होने और भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की चक्रीय प्रक्रिया है। चक्रीय प्रक्रिया निरंतर चलता है तथा स्रोतों को स्वच्छ रखता है। पृथ्वी पर इसके अभाव में जीवन संभव नहीं है। तो देखा जाए बिटलैंड क्या किडनी की तरह काम करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंस है वो किडनी से फिल्टर होने के बाद समाप्त होते हैं। अगर किडनी खराब हो जाए तो हमारा बॉडी नष्ट हो जाएगी। उसी तरीके से अगर बिटलैंड्स खत्म हो गए तो जो प्योरिटी की जो साइकिल चल रही है वाटर की वो समाप्त हो जाएंगी। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, तो देखा जाए बिटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं फूड वेब शामिल होती हैं और फूड्स वेब पारखी तंत्र में जीवों के खाद्य व्यवहारों को वास्तविक प्रदत्त करती हैं। उसको देख कर बता सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के फूड वेव्स हैं, किस तरीके के प्रोड्यूसर हैं, किस तरीके के कंज्यूमर हैं। तो ये डाइवर्सिटी का एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, इसलिए इसको सुपर मार्केट ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, बायोलॉजिकल